हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुगलक राजवंश के बारे में बात करेंगे। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर का नेक्स्ट टॉपिक तुगलक राजवंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, उसके हम प्रथम पार्ट में बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक शाह 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन करता है। इसकी हम पहले 3 पॉइंट में बात करते हैं। तुर्क वंश जो था, तुगलक वंश, इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था और इसका सिंहासनारोहण कैसे हुआ। तो तुर्क वंश जो था, इसका गयासुद्दीन तुगलक तुगलक राजवंश का संस्थापक था। इब्न बतूता कहते हैं कि ये तुर्क सिंध और तुर्किस्तान के बीच के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे। प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो गाजी तुगलक के जीवन का प्रारंभ एक सामान्य सैनिक के रूप में हुआ था, किंतु अपनी योग्यता से प्रगति करता गया और मंगोलों के विरुद्ध उसने पराक्रम से प्रसन्न होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे 1305 ईस्वी में पंजाब राजधानी दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया और इस तरह से इसका प्रारंभिक जीवन प्रारंभ हुआ। गयासुद्दीन सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब हम बात करते हैं इसके किस तरह से इसने वो राज सिंहासन पर बैठा। तो इतिहास गवाह है कि गयासुद्दीन ने सबसे पहले दिल्ली में प्रवेश किया खुसखस शाह का वध करके, और गयासुद्दीन ने इस बात की जांच कराई कि यदि कोई अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी जीवित बचा हो तो उसे सुल्तान बना दे, किंतु कोई नहीं मिला। अतः मजबूर होकर स्वयं को ही सुल्तान घोषित किया और सल्तनत के प्रथम सुल्तान के रूप में गाजी की उपाधि धारण की। अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के गृह नीति कैसी थी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले ओलिया पर उसने मुकदमा किया। मुबारक शाह तथा खुसरो शाह के सारा धन लुटा दिया, खजाना खाली हो चला था। अतः गयासुद्दीन ने खुसक खां द्वारा लोगों को दिए गए धन की पुनः वसूली प्रारंभ की और सफलता भी प्राप्त की, किंतु दुर्भाग्य से इन्हीं में से एक नाम दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का भी था, जिसे खुसरो ने 5 लाख टके दिए थे। जब फकीर से धन वापस मांगा गया तो उसने साफ इनकार करते हुए कह दिया कि सारा धन दान में दे दिया। इस पर सुल्तान तिलमिला उठा और फकीर को दंडित करने की सोचने लगा और उस पर मुकदमा कर दिया। आरोप यह था कि फकीर नृत्यगान कवालों में लगा रहता है, जो कि इस्लाम विरोधी है। 53 धर्माधिकारियों से इस संदर्भ में परामर्श लिया गया, किंतु किसी ने भी उसे दोषी नहीं ठहराया। अतः सुल्तान उसे दंड नहीं दे सका और उसे आज़ाद कर दिया। अब हम गयासुद्दीन तुगलक के आर्थिक सुधारों के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक सुधारों में हम 5 पॉइंट के तहत बात करेंगे। विशेषाधिकार को पुनः प्राप्त करना, नहर निर्माण, यातायात और डाक, धार्मिक कट्टरता, सेना और न्याय। तो आर्थिक सुधारों में सुल्तान ने उदार नीति का पालन किया। अलाउद्दीन की कर व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। जलालुद्दीन ने उस पर मरहम लगाया और भूमि नापने की प्रणाली त्याग दी गई। गल्ला बख्शी बटाई प्रणाली लागू की गई और अकाल के समय किसानों को छूट दिए जाने की व्यवस्था भी की। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, गयासुद्दीन ने अपने राजस्व अधिकारियों को आदेश दिए थे कि किसान इतने समृद्ध नहीं होने चाहिए कि विद्रोह करने की सोचे और इतने गरीब भी नहीं होने चाहिए कि खेती छोड़कर भाग जाए। ऋण वसूल करने के लिए दी जाने वाली शारीरिक यातनाएं बंद कर दी गई। अब विशेषाधिकार पुनः प्रदान किया गया। गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने मध्य मार्ग कहा है, और उसने राजस्व अधिकारियों की ओर ध्यान दिया। क्रूर अलाउद्दीन द्वारा मुकदम कूत चौधरी आदि के छीने हुए विशेषाधिकारों को वापस कर उन्हें निहाल कर दिया।
साथ ही वेतन में भी वृद्धि की गई। हम बात करते हैं नहर व्यवस्था की। तो गयासुद्दीन ने बंजर ज़मीन को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयत्न किए। नदियों का सीना चीर कर नहरें बहा दी, फसलें लहलहा उठी, उजड़े हुए गांव फिर से बस गए। जलालुद्दीन सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण प्रारंभ किया। अब हम बात करें यातायात और डाक व्यवस्था की। तो गयासुद्दीन ने यातायात के साधनों को उत्तम बनाने के अनेकों प्रयत्न किए। सड़कों, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया। डाक व्यवस्था में विशेष सुधार किए गए। उस जमाने में डाक ले जाने के लिए घुड़सवार 7 या 8 मील की दूरी पर नियुक्त किए जाते थे, किंतु इसने इस व्यवस्था को तीव्रगामी बनाने के लिए राज्य भर में 2/3 मील की दूरी पर हरकारे घुड़सवार नियुक्त किए और समाचार 100 मील 12 घंटे प्रतिदिन की रफ्तार से अपने प्रियजनों तक पहुंचाने लगे। अब हम बात करें उसकी धार्मिक कट्टरता की। तो सुल्तान का हिंदुओं के प्रति व्यवहार संतोषप्रद नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि वो उन्हें विधर्मी समझता था। अलाउद्दीन द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए प्रतिबंध जारी रहे थे और सुल्तान ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हिंदू धनी नहीं हो जाए। सैनिक यात्राओं में उसने बेझिझक हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस किया और शराब प्रतिबंधित कर दी गई। इतना होते हुए भी कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन के अत्याचारों से कराहती हुई हिंदू जनता के लिए गयासुद्दीन का शासन कम से कम हल्का मरम तो अवश्य था। इससे ज़्यादा हिंदू जनता को किसी मुस्लिम सुल्तान से उम्मीद भी नहीं थी। अब हम बात करें सेना और न्याय व्यवस्था की। तो देखते हैं गयासुद्दीन का पूरा जीवन युद्धों में बीता, अतः उसने सेना को भी चुस्त दुरुस्त रखा और अनुशासन कायम रहा। भ्रष्टाचार समाप्ति के प्रयत्न किए गए। इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि वह अपने सैनिकों को पुत्र के समान समझता था। दाग तथा हुलिया प्रणाली सेना में लागू रही। सैनिकों को अब भी अपने नाम, पते, हुलिया दर्ज कराने पड़ते थे। घोड़ों को अब भी दहकते लोहे से दागे जाने की पीड़ा को सहना पड़ता था। पुलिस तथा न्याय व्यवस्था भी अत्यंत कुशल थी। कहा जाता है कि उसके साम्राज्य में सभी समान थे। अब हम बात करते हैं आगे के बारे में, उसकी विदेश नीति के। अब हम बात करेंगे गयासुद्दीन की विदेश नीति कैसी थी। तो गयासुद्दीन कट्टर योद्धा था और सुल्तान बनने के पश्चात उसने उन राज्यों पर पुनः नकेल डालने का दृढ़ निश्चय किया जो खुसक खां के शाह के अव्यवस्थित शासन का लाभ उठाकर विद्रोह के बिगुल बजाने लगे। सबसे पहले 1321 ईस्वी में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने इसके शासनकाल में एक बार फिर विद्रोह के नगाड़े बजा दिए और सल्तनत को कर भेजना बंद कर दिया। सुल्तान ने अपने पुत्र जूना खां, जिसे उलूग खां की उपाधि भी दी गई थी, तो विद्रोही राजा का सर्वनाश करने के लिए विशाल सेना के साथ दक्षिण रवाना किया। जूना खां 6 महीने तक इसके किले का घेरा डाले हुए वहाँ रहा, किंतु प्रताप रुद्रदेव ने भी पूरे प्रताप के साथ मुकाबला किया। यातायात के मार्ग को काट दिया गया। फलतः जूना खां को दिल्ली के समाचार मिलने बंद हो गए और इस अफवाह फैल गई कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है। सिंहासन पर कोई अधिकार न कर ले, यह सोचकर अपने पितरों की सलाह से जूना खां किले का घेरा उठाकर दिल्ली भाग गया और पिता को स्वस्थ देखने के बाद उसने क्षमा याचना की, लेकिन सुल्तान ने पुत्र को क्षमा कर दिया, किंतु उसके साथियों को कठोर दंड दिया गया। अब हम बात करते हैं वारंगल का द्वितीय अभियान, जो कि 1323 ईस्वी में होता है। पहला तो असफल हो गया, तो अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए शहजादे को फिर से वारंगल भेजा गया। इस बार शहजादा सचेत था। उसने मार्गों को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था की और किला पुनः घेर लिया गया। 5 माह के प्रतिरोध के पश्चात रुद्रदेव ने शस्त्र जूना खां के चरणों में डाल दिए और इस प्रकार जूना खां को दुनिया का खान कहा गया और गयासुद्दीन ने सर्वप्रथम दिल्ली के दक्षिण के राज्य को दिल्ली में मिलाया। इसके पश्चात हम जाजनगर की बात करते हैं। तो वारंगल से लौटते समय जूना खां ने लगे हाथ जाजनगर, जो कि उड़ीसा का उत्कल राज्य था, उस पर भी धावा बोल दिया और जो कुछ हाथ लगा उन्हें लूट कर दिल्ली ले आया।
फिर इसने बंगाल अभियान किया और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था और बलबन की मृत्यु के पश्चात बुगरा खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। उसके पश्चात उसके वंशज बंगाल पर शासन करते रहे। इसके पश्चात गयासुद्दीन ने, जो पूर्वी बंगाल का सूबेदार था, शहाबुद्दीन को उखाड़ फेंका और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। दोनों भाइयों की उठापटक का फायदा तीसरे भाई नासिरुद्दीन ने उठाया तथा सुल्तान से सहायता की प्रार्थना की। गयासुद्दीन सुल्तान ऐसे स्वर्णिम अवसर को चूकने वाला नहीं था और उसने तुरंत अपने घोड़े बंगाल की ओर दौड़ा दिए। तिरहुत के निकट खेमे गाड़ दिए गए और यहाँ नासिरुद्दीन भी उससे आ मिला। अब सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति जफर खां को बंगाल पर प्रहार करने के लिए भेजा, लेकिन विजयी सुल्तान को बंगाल तो मिल गया, लेकिन इसके पश्चात गयासुद्दीन की हत्या हो जाती है और ये बड़े चिंताजनक समाचार जूना खां को मिलते हैं और चिंतित सुल्तान शीघ्रता से दिल्ली की ओर चल पड़ा और साथ ही उसने औलिया को भी देख लेने की धमकी दी। और इसके पश्चात जूना खां अपने पिता के अंतिम स्वागत के लिए दिल्ली के दक्षिण पूर्व में लगभग 6 मील की दूरी पर अफगानपुर गांव में लकड़ी का एक महल बनवाया और ये महल इस ढंग से बनवाया गया, इसके विशेष स्थान को धक्का देने से पूरा भवन भरभरा कर गिर पड़ता। पिता को पूरा इससे पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार स्थान विशेष पर हाथी का धक्का लगाया और पूरा भवन सुल्तान की खोपड़ी पर गिर पड़ा। इतिहासकारों में इस संदर्भ में बहुत अधिक मतभेद है। गयासुद्दीन सामान्य स्थिति से जीवन प्रारंभ कर सुल्तान जैसे उच्च शिखर पर पहुंचा। मूल्यांकन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ये सफलता उसने दृढ़ संकल्प, धैर्य और कठोर परिश्रम का परिणाम था। यह न केवल एक सफल सीमा रक्षक सिद्ध हुआ, बल्कि उसने सुल्तान की गरिमा को भी बनाए रखा। उसने किसानों का हित किया, राजस्व अधिकारियों को निहाल किया, डाक तथा यातायात व्यवस्था को चकाचक किया और सल्तनत में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था कायम की। वह दिन में 2 बार दफ्तर में न्याय करता था और गयासुद्दीन एक निर्माता भी था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे।